बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि हम मकान का लोन किस तरह ले सकते हैं और बैंक क्या क्या चीज़ें देखता है जो आपको लोन अप्रूव करने के लिए काम आती है। मुझे एक लड़के ने क्वेश्चन किया कि लोन तो मिल जाएगा, अब ये बताएं कि हम मकान ख़रीदने के लिए क्या करें। तो आज की वीडियो में मैं ये चीज़ को डिस्कस करूंगा कि मकान आप किस तरह ख़रीद सकते हैं और ख़रीदने से पहले आपने मकान को क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी है मकान ख़रीदने से पहले, जो बहुत लाजमी है। और ये क्योंकि आप थोड़ी रकम खर्च करने नहीं जा रहे, ऑलमोस्ट आप मिलियंस में खर्च करेंगे। स्वीडिश क्राउन्स की बात कर रहा हूँ, लाखों में यूरो में खर्च कर रहे हैं, तो जाहिर बात है। जो सबसे बेस्ट चीज़ है स्वीडन में जो ख़रीदने वालों के लिए, वो ये चीज़ है कि जब आप मकान ख़रीदते हैं, जिस तरह वो पाकिस्तान में या कहते हैं कि जी रजिस्ट्री के पैसे लेने वाला देगा, स्वीडन में बेचने वाला देता है। तो इसलिए ख़रीदने वाले को रजिस्ट्री के पैसे नहीं देने पड़ते। वो अच्छी खासी अमाउंट की 2 से 3 हज़ार यूरो या 4 हज़ार यूरो की इसमें बचत हो जाती है ख़रीदने वाले के लिए। मैं आगे चलूँ कि आप मकान खरीदने से पहले आपने क्या चीज़ें चेक करनी होती है। मैंने कल भी बताया था पिछली वीडियो में कि मकान की यहाँ पे 3 किस्में हैं स्वीडन के अंदर। अपार्टमेंट है जिसको फ्लैट बोलते हैं, सेमी विला या वो जो विला टाइप जो बने होते हैं और जुड़े हुए होते हैं, एक की दीवार दूसरे की दीवार विले के साथ वो साझी होती है, बंगले के साथ साझी होती है। और तीसरी नंबर पे इंडिपेंडेंट जो विलाज या बंगलेज होते हैं जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं। मैं 3 किस्में इसलिए बयान कर रहा हूँ कि जब आप मकान खरीदने के लिए जाते हैं तो तीनों की मुख्तलिफ चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। मैं शुरू करता हूँ अपार्टमेंट से और सेमी विला से, जिसको आप रादूस कहते हैं स्वीडिश ज़बान में, कि जो जुड़े हुए मकान होते हैं, जिस तरह एक सीरीज में एक जैसे मकान सारे वो वाले। वो जब आप खरीदने जाएंगे तो आप क्या चीज़ बेसिकली आपको चेक करनी है कि वो मुस्तकबिल में आपको फ़ायदा भी दे और बाद में आपके आने वाले अखराजात को भी कम करें और आपको इंश्योरेंस में भी उसका फ़ायदा हो सकता है। जो सबसे पहली चीज़ आप नेट पे जब मकान को तलाश करते हैं तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये आपको डिस्क्राइब करूंगा कि आप नेट पे किस तरीके से तलाश कर सकते हैं और कैसे कैसे तमाम जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें सारी आप नेट पे किस तरह इजीली देख सकते हैं। फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि इस मकान को देखने के लिए जाना है कि नहीं जाना है। जो पहली चीज़ आपने मकान ढूंढना है नेट पे, उस जो पहली चीज़ आपने देखनी है उस पर जाके वो देखना है कि उसकी मंथली कॉस्ट कितनी आती है। यहाँ पे आपने एक अपार्टमेंट खरीद लिया, वो अपार्टमेंट एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर है जहाँ पे 30 या 20 या 40 और अपार्टमेंट भी उस बिल्डिंग के अंदर है। तो जाहिर बात है उस बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट है, उस सफाई का खर्चा है, उसकी लिफ्ट का या फ्लोर्स का बिजली का खर्चा है, या बाहर अगर कोई गार्डन है तो उस गार्डन का खर्चा है। तो उसके बाद जो कचरा उठाती है बल्दिया वाले उठाते हैं उनका खर्चा है। वो सारा फिर जो उस बिल्डिंग की जो एसोसिएशन एक बनी होती है वो पे करती है, वो ये खर्चा सब पे डिवाइड करती है। आपने देखना है कि वो जो खर्चा आ रहा है टोटल वो कितना आ रहा है। अगर वो खर्चा लो है तो फिर तो आप इजीली मकान खरीद सकते हैं, उसकी वैल्यू भी मकान की ज़्यादा होगी। अगर वो खर्चा ज़्यादा है, आप जब भी मैं आपको वो चीज़ इंटरनेट पे भी दिखाऊंगा कि इस चीज़ को आपने किस तरह कंपैरिजन करना है कि इसका खर्चा दूसरे वालों खर्चे से कम है या ज़्यादा है, तो उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं। और ये सबसे मेन फैक्टर ये वाला है मकान में। अगर किसी का मंथली कॉस्ट ज़्यादा है तो समझ लें मकान की वैल्यू कम है, मंथली कॉस्ट कम है तो मकान की वैल्यू ज़्यादा है। ये स्वीडन के अंदर यूनिवर्सल कानून है ये वाला। उसके बाद आपने देखना जो एसोसिएशन उस बिल्डिंग को डील कर रही है वो कौन सी एसोसिएशन है। क्या वो एसोसिएशन डिफॉल्टर तो नहीं हो रही। मालमो में 2 साल पहले एक एसोसिएशन थी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा कि फिर हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है। उस एसोसिएशन में जो बॉडी बनी हुई थी उसके अंदर जो बोर्ड मेंबर्स बने हुए थे, उन्होंने 2 नंबर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ठेकेदारों से काम करवाया। फिजिकली काम हुआ नहीं, उन्होंने मिलियंस के हिसाब से उन्होंने पेमेंट कर दी। आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि उन्होंने तकरीबन $250 मिलियन क्राउन्स वो पे किए जिसमें काम ही कोई नहीं हुआ। अब आप ये सोचें ये 250 मिलियन क्राउन वो किन को पे करने हैं, जो बिल्डिंगों के अंदर रह रहे हैं लोग, इनको पे करने हैं, खर्चा सारा इस पे है।
तो एसोसिएशन के मुतालिक चेक करना है कि वो कौन सी है। एसोसिएशन में ग्रेडिंग चलती है, मैं आपको इंटरनेट वो भी दिखाऊंगा बाद में अगली वीडियो में जब मकान ढूंढेंगे कि उस एसोसिएशन की ग्रेड कौन सा है, A++, A या B या C ग्रेड है। अगर C ग्रेड है तो उसका मतलब एसोसिएशन का हाल बहुत बुरा है। अगर B है तो, अगर A है तो बेहतर है, A+ उससे बेहतर है, A++ परफेक्शन में है वो वाली अपनी। तो इसलिए एसोसिएशन की ग्रेडिंग आपने लाजमी चेक करनी है, सिर्फ मकान को नहीं आपने नहीं देखना उसमें आप जब वेबसाइट पे उसके मकान को आप ढूंढ के आप उसको ये चीजें चेक करते हैं, ग्रेड भी चेक कर लिया, एसोसिएशन भी चेक कर लिया, आप सेटिस्फाई हैं कि ये एसोसिएशन ठीक है, आपने मकान के लाजमी तौर पे आपने उसके फोटो देखने हैं कि ये मकान किस तरह बना हुआ है। अगर फोटो आपको अच्छे लगते हैं, मकान की लोकेशन आपने देखनी है, किस इलाके में मकान है। अगर मकान उस इलाके में है जहां पे सारे मकानों की कीमतें बहुत कम है, या जो बहुत पॉपुलर एरिया मीन वो लोग जिस जहां पे सारे गरीब गुरबा जाकर रहते हैं, उसकी मकान कीमत कम होगी। इसकी मिसाल आपको लाहौर कराची डिफेंस का और बाकी इलाकों का फर्क उसमें बता सकता है आपको। मैं अब मिसाल दूं, मालमो शहर में मैं रहता हूँ स्वीडन में, तो मालमो शहर के कुछ एरियाज ऐसे हैं जो एरिया कम आबादी वालों में या कम आमदनी वालों में या मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया काउंट जाते हैं, वहाँ पे क्राइम भी ज़्यादा है, जुर्म ज़्यादा होते हैं और लोग वहाँ पे नॉर्मली वहाँ पे जाकर रहना पसंद नहीं करते। उसमें फिर गैर मुल्की लोग हम जैसे जाके वहाँ पे रहने शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे जो मकान की कीमतें हैं वो निस्बतन बाकी शहर की निस्बत जो अच्छे होते हैं एरिया होते हैं उन निस्बत कम होती है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ की पुलिस की वेबसाइट पे जाके आप ये चेक कर सकते हैं कि शहर का कौन सा एरिया रेड जोन है, कौन सा ऑरेंज जोन है, कौन सा ग्रीन जोन है, ताकि आपको पता लगे जिस इलाके में आप मकान खरीदने जा रहे हैं वहां पे आपको क्या प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं, क्या इस एरिया में क्राइम ज़्यादा है कि नहीं है। क्योंकि जब आपने मकान आज लेना है, मुमकिन है 4 साल बाद आपके मैं ये इसको बेच के बड़ा मकान लेता हूँ, तो फिर बेचने में उस वक्त अगर क्राइम ज़्यादा हुए तो मकान की कीमत नीचे जाएगी, अगर क्राइम कम हुए तो मकान की कीमत ऊपर जाएगी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है मकानों की मार्केट में स्वीडन के अंदर। फोटो आपने देखने के बाद जब आपने एरिया भी देख लिया, आपने किस एरिया मकान ले रहे हैं, तो आपने देखना है कि मकान जिस बिल्डिंग के अंदर है उस बिल्डिंग का फ्लोर कौन सा है। याद रखें स्वीडन के अंदर जितना ऊंचाई पे मकान होगा, आपका अपार्टमेंट होगा, उतनी उसकी वैल्यू अच्छी होगी। जितना वो नीचे वाली मंजिलों पे होगा उसकी उतनी वैल्यू कम होगी। यहाँ पे लोग जब ऊपर वाली मंजिल पे लेना चाहते हैं वो कहते हैं उस साथ बालकोनी हो ताकि हमें व्यू भी नजर आए। और याद रखें ऊपर वाली मंजिल पे लें, मुस्तकबिल इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऊंची मंजिल पे लें। जब आप ऊंची मंजिल पे मकान लेते हैं तो आप याद रखें कि आपकी मंथली कास्ट जो है वो नीचे वाले फ्लोर से ज्यादा होगी, क्योंकि आप लिफ्ट को ज्यादा यूज करते हैं, आप बिजली को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो आपने निस्बतन नीचे रहने वालों से आपने ज्यादा पे करना है। जो फर्स्ट फ्लोर पे आपके मकान रहता है वो तो लिफ्ट को कभी यूज नहीं करता, तो वो लिफ्ट का खर्चा वो क्यों उठाए। जो 8वीं मंजिल 10वीं मंजिल पे रहता है, जाहिर बात है उसने हर दफा ही आने जाने की लिफ्ट इस्तेमाल करनी है, तो उसको खर्चा ज्यादा ऑब्वियसली आना है, उसने पे करना है इस चीज का। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ऊंची फ्लोर में जाएंगे तो आपके मकान की रीसेल वैल्यू भी बढ़ेगी, मार्केट भी अच्छी होगी और आपके लिए रहने के लिए भी अच्छा आपको हर चीज का माहौल मिल सकता है उसमें जब आप फोटो आपने पसंद कर ली, अब आप कहते हैं कि मैं जाके मकान को देखता हूं, आपने डीलर को फोन किया, उससे अपॉइंटमेंट ली, वो आपको बताएगा कि इस दिन 2-3 दिन हम दिखाते हैं मकान को, इस टाइम पे आप आ जाए, आपको मकान दिखाते हैं। आप मकान देखने के लिए आप चले जाते हैं। जो सबसे पहली चीज आपने मकान में दाखिल होते हुए देखनी है, जाहिर बात है गुजरते हुए आपने कॉरिडोर से जाना है तो आपने सब देखना है, लेकिन सीधा आप मकान के बाथरूम में जाएं, आप मकान का बाथरूम चेक करें। अगर आपके ख्याल में ये बाथरूम पुराना है तो डीलर से पूछें कि ये बाथरूम कितना पुराना है। अगर वो कहे कि 20 साल से ज्यादा पुराना है तो आप समझ लें इस बाथरूम की आप इंश्योरेंस करवाने का फायदा कोई नहीं है। आपको इंश्योरेंस कंपनी वाले इंश्योरेंस कर लेंगे, लेकिन जब पेमेंट का टाइम आएगा वो कहेंगे जी पुराना है, हम इसके जिम्मेदार नहीं है, पैसे वो लेते रहेंगे आपसे।
दूसरी बात, बाथरूम को रिनोवेट कराने में आपका कम से कम 1 लाख करोड़ का खर्चा आता है, और उसमें आपको सर्टिफिकेट चाहिए बाथरूम के कि लीकेज नहीं करेगा। हर चीज में स्वीडिश के अंदर रूल्स रेगुलेशन बाथरूम में बहुत सख्त है। इसलिए अगर आप जो घर लेना चाह रहे हैं उसमें बाथरूम रिनोवेट है, नया है, तो आप समझ लीजिए प्लस एडवांटेज है, और उसकी वजह से मकान की कीमत ज्यादा बन जाती है। और बाथरूम बेसिक चीज मैंने आपको रिपीट कर रहा हूं, बाथरूम को सबसे पहले आपने चेक करना है बाथरूम क्या इस काबिल है कि वो इसकी इंश्योरेंस हो सकती है। 20 साल से पुराना ना होना चाहिए, अगर हो तो मकान की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होगी मकान की। बाथरूम के बाद नेक्स्ट चीज जो आपने चेक करनी है उसका किचन चेक करना है आपने। किसी भी घर में आप समझ लें कि बाथरूम और किचन के खर्चे एक तरफ कर लें, पूरा दूसरा घर एक तरफ कर लें, तो ये बाथरूम और किचन के खर्चे उनसे डबल है। इसलिए आप उसको किचन चेक करना है, क्या वो किचन इस काबिल है कि वो अगले 10-15 साल आपके निकाल सके इजीली। अगर आप बेचना चाहें तो क्या उसी किचन के साथ आप आगे जा सकते हैं, या आपको नया किचन बनवाना पड़ेगा। एक किचन का खर्चा अगर आप अच्छी कंडीशन बनवाते हैं तो 1 लाख करोड़ में तकरीबन बनता है नया। आप समझ लें कि अगर बाथरूम और किचन आप एक मकान का नया है तो आपने 2 लाख करोड़ आपने सीधे सेव कर लिए हैं। किचन देखने के बाद अगर आपको ये पसंद है, आपने डिसाइड करें ठीक है किचन भी अच्छा है बाथरूम भी अच्छा है, तो आपने दीवारें चेक करनी है। अगर दीवारों पे कागज लगा हुआ है तो समझ लिया मकान पुराना, ये स्टाइल पुराना हो गया कागज वाला। नए लोग 95% लोग अब कागज नहीं लगाते, वो साफ दीवारें सीमेंट वाली ऊपर आर्टिस्ट प्लेन की हुए रंग किया हुआ बेहतरीन तरीके से वो पसंद करते हैं उसको, और ये चीज अफेक्ट करती है क्योंकि कागज उतारने के लिए फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे याद है पिछले दफा मैंने मकान लिया था तो उस पे कागज लगा हुआ था, तो कागज जब हम उतारना शुरू हुए तो कागज की 7 लेयर्स लगी हुई थी। 7 कागज तय दर तय लगते जा रहे थे, लगते जा रहे थे, कोई उखाड़ता नहीं था उनको। तो बहुत मेहनत तलब काम है उसका। अगर वॉलपेपर है तो समझ लिया खर्चा 30-40 हजार करोड़ का एक्स्ट्रा है उतारने में, रंग करने में, सारा कुछ। उसके बाद जो अगली चीज आप चेक करनी है वो दरवाजे चेक करने के, दरवाजे कौन से स्टाइल के लगे हुए हैं। अगर दरवाजे 2-3 पुराने तो इतना बड़ा इशू ये नहीं होता, दरवाजे बहुत सस्ते हैं यहाँ पे, 100-150 यूरो, 1000-1500 करोड़ में आपका दरवाजा इजीली फिक्स हो सकता है। आपने खिड़कियों को चेक करना है कि क्या खिड़कियों में से ठंडी हवा अंदर तो नहीं आ रही, बंद करके आपने ये करना है। और खिड़कियों में डबल शीशा लगा होना चाहिए। अगर खिड़कियों में सिंगल शीशा तो अव्वल तो स्वीडन में अलाउ नहीं करते, लेकिन अगर डबल शीशा भी है तो उसके दरमियान में जो गम्स वगैरह लगी है उसमें से ठंडी हवा अंदर ना आए, क्योंकि नहीं तो सर्दियों में आपको ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है उस चीज में जाके। जब आप सारी चीजें चेक कर लें और आपका दिल करता है कि आप इस मकान को खरीदना चाह रहे हैं, उस दिन खड़े खड़े डीलर से पूछें कि आपके ख्याल में इस मकान का बोली एस्टिमेट कितना, कितनी कीमत बन सकती है। क्योंकि यहाँ स्वीडन में इस तरह है कि वो वेबसाइट पे कीमत लिखते हैं, 10 गाहक देखने के लिए जाते हैं मकान को, 10 में से 5 गाहक कहते हैं जी हमने ये मकान खरीदना है, तो उसकी फिर वो यहाँ पे बोली लगती है। जिस तरह पाकिस्तान में सब्जी मंडी में बोली लगती है, तो एक आदमी कहता है फॉर एग्जाम्पल मकान की कीमत कहता है जी 1 मिलियन है, मैंने मकान खरीद जाना है, मुझे मकान पसंद है, मैंने कहा जी 1 मिलियन मैं आपको देता हूँ। अगला बंदा कहेगा जी मैं आपको 10,000 ऊपर देता हूँ, दूसरा कहेगा मैं 20,000 ऊपर देता हूँ। तो ये बोली लगनी शुरू होती है। वो आप एट द स्पॉट भी उस डीलर को बोल सकते हैं कि ठीक है जी आप 1 मिलियन मांग रहे हैं, मैं 50,000 से ऊपर देता हूँ। वो ये कहेगा ठीक है आप वेट करें, मैं बाकी सबसे भी कंसल्ट करूंगा। वो वापस जाके ऑफिस में जाके ऑनलाइन जिस वेबसाइट पे आपने मकान को देखा था उस वेबसाइट पे ऑनलाइन वो बोली लगाएंगे और आपको वो कोड भेजेंगे। इस कोड के जरिए आप अपनी बोली को बढ़ा सकते हैं। बोली जो जो बढ़ती जाएगी ऑनलाइन वो आपको नजर आती रहेगी, और आपको मैसेज भी आपके टेलीफोन पे हर बोली भी आएगा। अगर 4 बंदे बोली लगा रहे हैं तो चारों ने जो जो बोली लगाते रहेंगे वो आपको साथ साथ टेलीफोन पे मैसेज आते रहेंगे। आपके इंटरनेट पे ऑनलाइन पे उसकी वेबसाइट पे आप बोली चेक कर सकते हैं। जब एक आदमी हाईएस्ट बोली पे करता है, दूसरे कहते हैं जी ठीक है हम रुक जाते हैं, लेकिन डीलर फिर भी सबको फोन करके पूछेगा कि क्या आपने खत्म कर दी है बोली या नहीं की है। अगर सब ने हाथ खड़े कर दिए तो मकान जो ज्यादा बोली वाला है उसके हवाले हो जाएगा। ये स्वीडन का तरीकाकार है। अब ये नहीं है कि बोली 1 मिलियन उसने बोला है तो आप
कहे जी मैं 9 लाख दूंगा, मैं 1 मिलियन नहीं देता, आप ये भी कह सकते हैं उसको। मुमकिन है एक आदमी ने मकान अपना ज़्यादा एस्टिमेट लगा के बताया जी कि मकान की कीमत बेसिकली 8 लाख है, वो 1 लाख 10 लाख मांग रहा है, फिर भी आप मकान देखने जाएं, आपके ख्याल में 8 लाख है, आप 8 लाख से बोली शुरू कर सकते हैं। आप कहें जी मैं इतने दे सकता हूँ, दूसरे लोग आपके इस चीज़ को देखते हुए बोली को वहां शुरू करेंगे। हर आदमी अपने एस्टिमेट के मुताबिक बोली शुरू कर सकता है। जब आप इंटरनेट पे मकान ढूंढते हैं तो जाने से पहले आप इंटरनेट पे उस इलाके की सारी कीमतें भी चेक कर सकते हैं कि उस इलाके में, उस बिल्डिंग में बल्कि, या उस मोहल्ले में पहले से पहले जो जो मकान बिके हैं उन मकान की कीमतें कितनी कितनी लगी हैं। तो स्वीडन में एक वेबसाइट से मैं आपको बताऊंगा, हेमनेट नाम उसका, तो मैं उसके मतलब पूरी वीडियो बनाऊंगा कि उसमें बहुत ज़्यादा काम है उसके अंदर देखने के लिए। वो एक एक चीज़ दिखाते हैं कि पिछला मकान जो बिका था इस तारीख को, उसमें इतने स्क्वायर मीटर का था, इतनी कीमत लगी थी, उसमें इतनी कीमत लगी थी। वो आपको ग्राफ बता के बताएंगे कीमत ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, स्क्वायर मीटर की कीमत क्या है, पूरी डिटेल उसमें होती है। तो उसमें आप मकानों की कीमतें, मार्केट आप चेक कर सकते हैं, उस इलाके में मार्केट कैसे चल रही है आपको पता लग सकता है उसमें। अगर आप ये मकान खरीद लें तो सरकार बहुत बहुत मुबारक, नहीं है तो फिर आप अगले मकान के लिए ट्राई करें, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर किया तो मकान आप खरीद लेंगे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें जी।